हेलो गाइस, मेरा नाम है सत्यम सिंह और आपने कभी ये सोचा है कि इसरो, नासा, चाइना, रसिया ये सब मून पर जाना क्यों चाहते हैं? ऐसा क्या है चांद पर जो पता लग जाएगा तो अर्थ पे लाइफ चेंज हो जाएगी? वहां पर सांस लेने जैसा एटमॉस्फेयर नहीं है, वहां पर हम रह नहीं सकते। 1/4 तो साइज है उसका अर्थ के कंपेरिजन में, और तो और आधे चांद पर सन की लाइट तक नहीं आती। फिर भी ह्यूमन ऑब्सेशन चांद को लेकर इतना नेक्स्ट लेवल क्यों जा चुका है? ये लिस्ट देखो, ह्यूमंस ने मून पर जाना सिर्फ 65 साल पहले शुरू किया था और अभी तक हम टोटल 146 मून मिशन कर चुके हैं। इनमें से यूएस सबसे ज्यादा 59 मिशन किया है, रसिया 58, चाइना 8 और भारत टोटल सिर्फ 3 मिशन किए हैं। ये सारे मिशन सेम नहीं होते, दरअसल इनके टोटल 7 टाइप्स होते हैं। इनमें से सबसे पहला आता है मून के पास से फ्लाई करना, सेकेंड इसके ऑर्बिट में सैटेलाइट भेजना, थर्ड मून के सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करके एनालाइज करना, फोर्थ वहां पर एक रोवर भेजना जो मून के सरफेस पर चल सके या फिर वहां से सैंपल कलेक्ट करके वापस आ सके, और सबसे कॉम्प्लेक्स होता है ह्यूमंस को भेजना। यूएस एक इकलौता कंट्री है जिसने 7 टाइप के मिशन को कंप्लीट किया है। वहीं रसिया और चाइना ने 6 टाइप के मिशन और इंडिया ने सिर्फ 3 टाइप के मिशन को कंप्लीट किया है। चंद्रयान 3 के सक्सेस होने के बाद ये नंबर 4 हो गया है। अगर आज के टाइम पर आप देखो तो दुनिया भर में मून मिशन का ऑब्सेशन चाइना में सबसे ज्यादा आपको दिखेगा। चाइना ने अपने मून मिशन सिर्फ 16 साल पहले शुरू किया था और इस ड्यूरेशन में टोटल 16 मून मिशन पूरे दुनिया से भेजे गए, जिनमें से आधे सिर्फ चाइना के थे। भारत ने भी अपना मून मिशन 1 साल बाद शुरू करे थे और हमने अभी तक टोटल 3 मिशन भेजे हैं। अब कोई भी देश ये मिशन किसी फन के लिए तो करता नहीं है, इसके पीछे काफी सारे साइंटिफिक और जियोपॉलिटिक्स रीजन होते हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर मिशन के पीछे हजारों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। चंद्रयान 3 के टोटल कॉस्ट 615 करोड़ के थे, जिसमें से अकेले व्हीकल 250 करोड़ का था और इसको लॉन्च करने में 300 करोड़ लग गए। और ये तो फिर भी सस्ता है। नासा 2025 तक दोबारा इंसान को चांद तक भेजना चाहता है और इसका टोटल कॉस्ट 93 बिलियन यूएस डॉलर होने वाला है। और इतने खर्च के बाद भी ऑलमोस्ट 40% मिशन फेल हो जाते हैं। तो सवाल उठता है कि ये सब कंट्री मून को लेकर इतना ऑब्सेशन क्यों है? अगर एकदम शुरू से देखे तो स्टार्टिंग के एटलीस्ट 30 साल तो मून मिशन मेनली 2 ग्लोबल सुपर पावर के बीच कंपटीशन की वजह से हो रहा था। लेकिन रिसेंटली चाइना के एंट्री के बाद काफी कुछ बदल चुका है। चाइना के केस आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तो दुनिया में सिर्फ 2 ही टाइप के मेजर सुपर पावर थे, सोवियत यूनियन और यूएसए, और इन दोनों के बीच चली 40 साल कोल्ड वॉर की वजह से हमें क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, न्यूक्लियर रेस, ये सब कुछ देखने को मिला। और इसी कोल्ड वॉर से हमें मिली स्पेस रेस और मून मिशन, जिसमें ये दोनों देश एकदम नेक टू नेक कंप्लीट कर रहे थे। दुनिया भर में टोटल 146 मून मिशन को अगर ईयर बाय ब्रेक डाउन करे तो ऑलमोस्ट 100 मिशन 1950 से 1970 के बीच में भेजे गए, जब कोल्ड वॉर एकदम पीक पर था। जब 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ और जर्मनी के 2 टुकड़े हुए तो वेस्टर्न ब्लॉक पर यूएस और एलाइन फोर्सेस का कंट्रोल हुआ और ईस्टर्न ब्लॉक पर सोवियत यूनियन का कंट्रोल। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया को ये पता चल चुका था कि किसी भी फील्ड देख लो, जर्मन टेक्नोलॉजी का मुकाबला नहीं है। इसीलिए यूएस ने चलाया ऑपरेशन पेपर क्लिप और 1600 जर्मन साइंटिस्टों को उनके फैमिली के साथ ही अपने कंट्री में ले गए। अब इनमें से एक साइंटिस्ट थे वर्हन वॉन ब्रून, जिन्होंने नाजी आर्मी के लिए V2 रॉकेट बनाया था। अब ये V2 रॉकेट स्पेशल था क्योंकि ये अर्थ से स्पेस तक जाता था और वहां से अपने टारगेट को हिट करता था। और इस रॉकेट के साथ अमेरिका को लगा कि वो अपने स्पेस में जाने के ड्रीम को पूरा कर सकता है। 1955 में अमेरिका फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपना स्पेस प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। एंड ऑन द अदर हैंड उधर सोवियत यूनियन ने भी अपना स्पेस प्रोग्राम शुरू कर दिया। फिर इनके बीच लग गई एक रेस, जिसके शुरुआत में अमेरिका हारने भी लगा था, लेकिन अमेरिका हमेशा से नंबर 1 बनना चाहता था क्योंकि नंबर 2 वाले को कोई हिस्ट्री में रजिस्टर नहीं करता। लेकिन सोवियत यूनियन ने अमेरिका को यही करने नहीं दिया। कि दुनिया की सबसे पहली सैटेलाइट स्पुतनिक 1 थी। ये सैटेलाइट सोवियत यूनियन ने 1957 में लॉन्च किया था। बट ये आप नहीं जानते होंगे कि स्पुतनिक 1 के सिर्फ 4 महीने बाद अमेरिका एक्सप्लोरर नाम से अपना सैटेलाइट लॉन्च किया था।
जिसे आज कोई नहीं जानता। 1958 और 1959 में टोटल 40 मून मिशन भेजे गए, जिनमें से 11 मिशन फेल हो गए। जो 3 मिशन सक्सेसफुल हुए वो सोवियत यूनियन के थे। ये बात भी अमेरिका को हजम नहीं हो रही थी और इसके सिर्फ 2 साल बाद सोवियत यूनियन ने एक और बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लिया, यूरी गागरिन। दुनिया के पहले एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष यात्री। ये एक तरह के यूएस के घाव पर नमक छिड़कने का काम कर रहा था। यहाँ भी यूएस सिर्फ 3 हफ्ते लेट था। आप यूरी गागरिन को जानते हैं, लेकिन 3 हफ्ते बाद एलन सफरेन, जिनको यूएस ने अंतरिक्ष में भेजा था, इनका नाम शायद ही आपने सुना होगा। और इसके बाद मून को लेकर सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच एक इंटेंस कंपटीशन शुरू हो गया। पूरा 1960 मून मिशन को लेकर सबसे इंटरेस्टिंग डेकेड बन गया। 1961 में सोवियत के विक्ट्री को देखते हुए उस टाइम के अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ केनेडी ने एक बहुत बड़ा क्लेम करा। उन्होंने कहा कि हम चांद पर हम अपना ह्यूमंस भेजेंगे, वो भी सिर्फ 8 सालों के अंदर। इसके साथ ही वो नासा के बजट 89% से बढ़ा देते हैं और अगले ही साल वो नासा के बजट दोगुना कर देते हैं। और 1962 से 1969 के बीच टोटल 51 मून मिशन भेजे गए, जिनमें से 23 मिशन यूएसए ने भेजे और 29 मिशन सोवियत यूनियन ने भेजे। ये प्रेसिडेंट अमेरिका के स्पेस प्रोग्राम के लिए इतने इम्पोर्टेंट थे कि इनका केनेडी स्पेस सेंटर इनके नाम पर ही रखा गया है। अनफॉर्चुनेटली 1963 में इनका एसोसिएशन हो गया, लेकिन इनकी बातें आगे चलकर सही हुई जब जुलाई 16, 1969 को अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने अपोलो 11 को पहली बार ह्यूमन से भर के चांद के लिए रवाना किया और जुलाई 20, 1969 को वो वहां पर लैंड भी कर गए और फाइनली अमेरिका ने सोवियत यूनियन को बीट कर दिया। ये फेमस स्पेस वॉर में अमेरिका की डिफेंसिव जीत थी। पहली बार आदमी चांद पर पहुंच रहा था। इनका नाम आप खूब सुने होंगे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बुज अल्ड्रिन। इसके बाद अपोलो प्रोग्राम को नासा ने कंटिन्यू रखा और अपोलो 11 से अपोलो 17 तक टोटल 7 ट्रिप लगाए गए, जिसमें से सिर्फ 6 सक्सेसफुल हुए। इस ट्रिप के थ्रू 12 लोग मून के सैर करके आ चुके हैं। वही सोवियत यूनियन इसको रेप्लिकेट करने में सक्सेसफुल नहीं रहे। इसके बाद 1972 आते आते अमेरिका को रियलाइज हुआ कि मून मिशन ज्यादा एक्सपेंसिव हो रहा है और वहाँ पे इंसानों को भेजकर ज्यादा कोई प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है और सोवियत यूनियन इसे टक्कर भी नहीं दे पा रहे थे, तो इन्हें ये कंपटीशन में मजा आना बंद हो गया। तो इन्होंने नासा का बजट कम करना शुरू कर दिया। आप इस ग्राफ से बजट के डिक्लाइन को क्लियरली देख सकते हो। फिर आया 1979 जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में एंट्री करता है और अगले डेकेड तक अमेरिका और सोवियत यूनियन वहाँ पर बिजी हो गए। इस 10 सालों में वहाँ पर काफी तबाही मची, लेकिन इस दौरान एक भी मून मिशन नहीं हुआ। इवेंचुअली 1991 में सोवियत यूनियन 12 देशों में टूट गया और यूएस के साथ इनकी कोल्ड वॉर खत्म हो गई और इसके साथ ही स्पेस वॉर भी खत्म हो गई। लेकिन इसके 16 साल बाद 2007 में चाइना ने एक नई मून रेस शुरू करी, अपना पहला ऑर्बिटल और इम्पैक्टर चेंगे 1 को भेजकर, जो सक्सेसफुल भी रही। 2013 में उन्होंने अपना पहला ऑर्बिट भी मून पर भेज दिया और इससे पहले ये काम सिर्फ सोवियत यूनियन कर पाया था। 2019 में ये मून के फियर साइड यानी कि साउथ के तरफ भी लैंड किया। मून की वो साइड जो पृथ्वी से दिखाई तक नहीं देती और वहाँ पर सनलाइट तक नहीं पहुँचती है। और 2022 में तो चेंगे 5 के साथ चाइना मून से 2 kg सैंपल तक लेकर वापस लौट गया। ये सैंपल उसने मून के सरफेस के 6 फीट नीचे की खुदाई करके निकाले थे। जो 7 टाइप मून मिशन मैंने आपको बताया था, उसमें से 6 टाइप मून मिशन चाइना अचीव कर चुका है और चाइना का नेक्स्ट स्टेप 2030 में मून पर अपना एस्ट्रोनॉट भेजने का है। चाइना इसके लिए मून पर अलग अलग प्लान बना रहा है। वो मून के साउथ पोल पर अमंडन क्रेटर के पास एक रिसर्च सेंटर तक बनाना चाहता है, जिसके लिए उसने रसिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट तक साइन कर लिया है और उसको वो 2025 तक कंप्लीट करके 2030 तक एस्ट्रोनॉट को भेजने की प्रिपेयरिंग कर रहा है। चाइना के एस्ट्रोनॉट मून पर सिर्फ जाएंगे ही नहीं, बल्कि उनका प्लान है लंबे टाइम तक वहां पर रुकेंगे और उस सरफेस की डिटेल स्टडी करेंगे। चाइना की इस मून रेस में नासा ज्यादा खुश नहीं है। नासा साइंटिस्ट बोलते हैं
कि चाइना स्पेस डोमिनेंस ह्यूमनिटी के लिए अच्छा नहीं होगा। ये सोवियत वर्सेस अमेरिका की तरह ही दूसरी स्पेस वॉर जैसे सिचुएशन डेवलप हो रही है जहां पर यूएस वर्सेस चाइना हो सकता है, और इसलिए नासा 93 बिलियन यूएस डॉलर खर्च करके अपना अगला मैन मिशन मून पर भेजने की तैयारी में है, और ये काम चाइना से पहले यानी 2025 में ही कर लेना चाहता है। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि यूएस और सोवियत वाले केस में तो ये क्लियर था कि दोनों के बीच एक रेस चल रही थी, लेकिन अभी रेस नहीं है, फिर भी चाइना मून पर जाना क्यों चाहता है? पहला रीजन तो वही है जो कोल्ड वॉर के टाइम यूएस के लिए मोटिवेशन था, वो अपने आप को नेक्स्ट सुपर पावर की तरह स्टेब्लिश करना चाहता है। चाइना ये डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता है कि वो इंडिजिनस तरीके से रॉकेट को बिल्ड करके मून तक पहुंच सकता है, अपना बेस बना सकता है और अपना रिसर्च भी कंडक्ट कर सकता है। और अगला रीजन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, चाइना जो सैंपल मून से लेकर आया था उसमें ना हीलियम 3 मिला है। ये एक ऐसा मटेरियल है जो अर्थ पर काफी रियल है लेकिन मून पर काफी अच्छी क्वांटिटी में हो सकता है, और इस मटेरियल का यूज करके पॉसिबली न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस किया जा सकता है, और ये मटेरियल ह्यूमंस के एनर्जी नीड को अगले 10,000 सालों तक के लिए सॉल्व कर सकता है। अब बात करते हैं भारत के बारे में, तो हमने सबसे पहले मून मिशन शुरू किया था 2008 में। ये हमने मून के साउथ पोल पर जाकर एक हार्ड लैंडिंग करके अचीव किया था, और इस मिशन के लिए अब्दुल कलाम जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। इसरो के चीफ के अकॉर्डिंग चाइना के मून मिशन से भी 3 साल पहले भारत मून पर ऑर्बिटल भेजना चाहता था। ये बात जब उन्होंने कलाम जी से डिस्कस की तो उन्होंने कहा कि सिर्फ ऑर्बिटल क्यों भेज रहे हो, लैंड करा देते हैं। और इस बात के 4 साल बाद भारत ने पहली बार मून पर लैंड की। ये लैंडिंग के 1 साल बाद कलाम सर ने ये भी सजेस्ट करा कि हमें मून से सैंपल कलेक्ट करके वापस लाने की भी टेक्नोलॉजी पर काम करनी चाहिए। लेकिन हमारा अगला मून मिशन 11 साल बाद 2019 में हो पाया, जब हमारा ऑर्बिटल तो चल रहा था लेकिन लैंडर क्रैश हो गया था। और अब चंद्रयान 3 के थ्रू इस गलती को हमने ठीक किया है, लेकिन इसका एक मेन रीजन है बजट। भारत जितना बजट इसरो पर स्पेंड करता है उसके कंपैरिजन में चाइना का बजट 7 गुना ज्यादा है और यूएस का बजट 13 गुना ज्यादा है। भारत के पास कम रिसोर्स होने के बावजूद भी एक एक करके सारे तरह के मून मिशन अचीव कर रहा है, और हम स्पेस में अपना पहला मैन मिशन भी 2024 तक लॉन्च कर सकते हैं थ्रू गगनयान मिशन। अब हम मेजर कंट्री के मून पर जाने के अपने अपने मोटिवेशन देख लिए हैं। स्टार्टिंग के 30 सालों में मेनली अमेरिका वर्सेस सोवियत कंप्लीट कर रहे थे, और अब लग रहा है कि अमेरिका वर्सेस चाइना जैसी सिचुएशन बन रही है। लेकिन ये सिर्फ जियोपॉलिटिक्स रीजन है। अगर एक बार आप जियोपॉलिटिक्स चश्मे को हटाकर साइंस के नजर से देखें तो मून मिशन हमारे एवोल्यूशन को समझने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मून का जो जनरेशन है वो अर्थ से ही हुआ है। आज से 4.5 बिलियन अगो अर्थ पर एक मार्स के साइज के मीटियोर आकर टकराया था, जिससे मून का जनरेशन हुआ है। अर्थ पर उसके बाद एटमॉस्फेयर बनी, लाइफ आई, काफी चेंजेस हुई, लेकिन मून पर ऐसा कोई चेंजेस नहीं हुआ। इसलिए अगर हम मून को समझ पाए तो अर्थ के जनरेशन को भी समझ सकते हैं। इसरो ने अपना पहला मिशन किया था, वो मून के साउथ पोल पर था, और वहां पर हमने वाटर के ट्रेसेस को आइडेंटिफाई किया था, जो बाद में चलकर 2019 में नासा ने भी कंफर्म करे थे। वहीं दूसरी तरफ चंद्रयान 3 मून पर मून क्विक डिटेक्ट किया है, तो इससे साइंटिस्टों को लग रहा है कि मून के अंदर वोल्केनो एक्टिविटी हो सकता है। और गाइस, अगर आप ये जानना चाहते हो कि चंद्रयान 3 पे कौन से सेंसर लगे हुए हैं और वहाँ पे वो क्या क्या डिटेक्ट करेगा और कैसे करेगा, तो आप यहाँ पे इस वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पे मैं सब कुछ एक्सप्लेन किया हूँ। और गाइस, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नॉलेज मिला हो तो एक लाइक जरूर ठोकना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए अनस्टॉप फैक्ट को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो। एज ऑलवेज गाइस, डोंट बिलीव ब्लाइंडली, टेक क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।